नमस्कार दोस्तों, अनप्रोफेशनल एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्राउन पब्लिकेशन की बिहार जनरल नॉलेज बुक को फॉलो कर रहे हैं। यह बुक बीपीएससी तथा साथ ही साथ अदर बिहार रिलेटेड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है। इसमें डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कवर की गई हैं। तो अब तक इस वीडियो सीरीज में हम लोगों ने पहला चैप्टर और साथ ही साथ दूसरे चैप्टर का 4 पार्ट्स अपलोड हो चुका है, यानी कि उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने जो हरियंग डायनेस्टी था उसको अच्छे से कवर किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग शिशुनाग डायनेस्टी तथा नंद डायनेस्टी और साथ ही साथ कि मगध के सक्सेस के पीछे के जो रीजन्स हैं उसको कवर करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो सीरीज को लगातार फॉलो करते हैं तो आपको इस बुक को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही साथ आपको किसी अदर बुक के लिए भी जाना नहीं पड़ेगा, यानी कि कोई अदर बुक भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो है वो कवर की जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं शिशुनाग डायनेस्टी की। शिशुनाग डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो शिशुनाग थे। इन्होंने इस डायनेस्टी की शुरुआत की थी। इस डायनेस्टी के दौरान जो कैपिटल है, यानी कि जो मगध की जो कैपिटल है, उसको वैशाली शिफ्ट कर दिया गया था। इस डायनेस्टी की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो ये है कि लंबे समय से मगध का अवंती के साथ जो आप कह सकते हैं कि एक दुश्मनी वाला जो रिलेशन था, क्योंकि अक्सर मगध और अवंती के बीच में वॉर जो होते हैं वो होते रहते थे, यानी कि इनके बीच का रिलेशन जो था वो काफ़ी ज़्यादा खराब था, क्योंकि मगध और साथ ही साथ अवंती दोनों एक प्रॉस्परस स्टेट थे उस वक्त। तो अक्सर 100 सालों का लगभग इतना लंबा जो राइवलरी है दोनों के बीच का, मगध और अवंती का, वो इस डायनेस्टी के जो पीरियड है उसमें आकर के ख़त्म हो गया था, क्योंकि उन्होंने शिशुनाग डायनेस्टी ने अवंती के जो प्रद्योत होते थे उनको हराया था, पूरी तरीके से इनको डिस्ट्रक्ट कर दिया था। तो इसमें यही सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट था कि जो उनका 100 ईयर ओल्ड राइवलरी जो था अवंती के साथ, वो इस डायनेस्टी के आने के बाद समाप्त हो गया था। शिशुनाग के बाद जो उसका सक्सेसर हुआ था वो था कालाशोक। कालाशोक ने जो कैपिटल वैशाली कर दिया गया था उसको परमानेंटली पाटलिपुत्रा जो है वो लेकर के आया था, यानी कि वापस से जो कैपिटल सिटी है वो पाटलिपुत्र बनाया गया था। इसके पहले उदयन ने पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया था। हर्ष चरित्र के अकॉर्डिंग कालाशोक को महापद्म नंद ने मारा था और उसके बाद फिर नंद डायनेस्टी की स्थापना हुई थी। तो शिशुनाग डायनेस्टी में जो इम्पोर्टेंट रूलर थे वो तो खुद पहला हो जाएगा शिशुनाग, और उसके बाद दूसरा है कालाशोक। शिशुनाग के समय में 100 ईयर ओल्ड राइवलरी जो चल रही थी अवंती के साथ, उसको एक फुल स्टॉप मिला था। और कालाशोक ने क्या किया था कि जो कैपिटल वैशाली लेकर जाया गया था उसको वापस से पाटलिपुत्र लेकर के आया था। चलिए आगे बात करते हैं नंद डायनेस्टी की। नंद डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, यानी कि इसकी जो स्थापना की थी, वो है महापद्म नंद। महापद्म नंद एक काफ़ी बेहतर रूलर थे, काफ़ी एम्बिशियस रूलर थे ये। इन्होंने जो क्षत्रिय होते थे उनको काफ़ी बड़े संख्या में उनको जो है वो डिस्ट्रॉय किया था, यानी कि जो क्षत्रिय राजा थे उसको महापद्म नंद ने हराया था, उनको जीता था। जैसे कि उनके समय के थे इक्ष्वाकुज हो गए, पांचाल हो गए, कुरुज हो गए, हेला हो गए, अस्माका हो गए, माथी है, सूर्यसेना है। इन सारे जो प्लेसेज अलग अलग, जो सारी जो क्षत्रिय डायनेस्टीज हैं, आप इनको इनके जगह से अच्छे से याद कर सकते हैं। इसके जब ये चैप्टर मैंने शुरुआत की थी तो उसमें मैंने एंशिएंट टाइम में जो इंडिया का मैप था, जिसमें कि सारी की सारी जो 16 जनपद थी, महाजनपद,
उनको मैंने बताया था। तो उसमें ये सारे प्लेसेस आप देख सकते हैं और उससे इनको रिलेट कर सकते हैं कि हाँ, ये सारी डायनेस्टीज का जो प्लेस है रूल का वो कौन सा था। तो महापद्म नंद ने काफी सारे नंबर्स में जो क्षत्रिय किंगडम थे, क्षत्रिय राजाओं थे, उनको हराया था, उनको जीता था। तो महापद्म नंद एक बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस रूलर थे। बात करते हैं धनानंद की। धनानंद जो था वो नंद डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर था। महापद्म नंद के बाद और भी रूलर्स थे, लेकिन जो सबसे लास्ट रूलर था वो था धनानंद। ये सिकंदर के कंटेम्प्रेरी था, यानी कि सिकंदर का जो टाइम पीरियड था उसी टाइम पीरियड में मगध में धनानंद का रूल था। धनानंद एक काफी ज्यादा अभिमानी या आप इसको इगोइस्टिक रूलर कह सकते हैं। ये अपने सामने किसी दूसरे को बिल्कुल ही नहीं देखता था और उसको हमेशा नीचा दिखलाता था। इसी टाइम पर जो चाणक्य है, जिसको हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने धनानंद को हराने का प्रण लिया और उसके लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को पूरी तरीके से गाइड किया। और चाणक्य के गाइडेंस में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया और वहां पर फिर अपना रूल जो है वो स्टैब्लिश किया, जिसके बाद मगध पर मौर्य डायनेस्टी की रूल जो है वो स्टैब्लिश हो जाती है और नंद डायनेस्टी जो है वो समाप्त हो जाता है। तो इसके बाद फिर वहां पर जो मौर्य डायनेस्टी है उसकी स्थापना हो जाती है और आगे फिर मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है, जिसमें इंपॉर्टेंट रूलर हुए हैं अशोका, जिसको हम लोग द ग्रेट अशोका के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जो है वो सिकंदर के साथ भी, सिकंदर के कंटेम्प्रेरी थे चंद्रगुप्त मौर्य। सो यहाँ पर धनानंद जो है, यानी कि जो नंद डायनेस्टी है उसकी समाप्त हो जाती है और आगे मौर्य डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। मौर्य डायनेस्टी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले वीडियोज में। तो ये था नंद डायनेस्टी। बात करते हैं मगध के सक्सेस का। आखिर मगध जो है वो इस ड्यूरेशन में कैसे इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। सबसे पहली बात तो ये है कि मगध में इन दौरान जो रूलर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा कुशल रूलर्स थे और वो काफ़ी एम्बिशियस थे। उनको विस्तार करना, अपने राज्य का विस्तार करना उनका प्रमुख नीतियों में था। तो काफ़ी एम्बिशियस रूलर्स उस समय पर मगध में रूल किए, जैसे कि बिम्बिसार वैसे, हाँ, बिम्बिसार हो गए, अजात शत्रु है, महापद्म नंद है। तो ये सारे जो रूलर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस रूलर्स थे। उसके अलावा मगध का जो जियोग्राफिकल लोकेशन था वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। देखिए, उस समय पर जो वेपन्स बनते थे वो सारे के सारे आयरन के वेपन्स होते थे। आज के समय की तरह इतना ज़्यादा एडवांस वेपन तो उस वक्त थे नहीं। जो भी वेपन्स होते थे वो आयरन के वेपन्स होते थे। जो भी मतलब वॉर के लिए इसेंशियल चीज़ें हैं उसमें आयरन का एक इम्पॉर्टेंट रोल था उनको बनाने में। और अगर आयरन की और की जो अगर डिपॉजिट्स देखें हम, तो वो राजगीर के आसपास थी और मगध वाले रीजन में, राजगीर हो गया, उसके अलावा जो धनबाद वाला एरिया है उस तरफ, तो उसमें आयरन्स के ओर काफ़ी ज़्यादा थे। और आयरन्स ओर्स मिलने की वजह से ही मगध जो है अपनी सेना को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना सका और साथ ही साथ जो अपना इकोनॉमी है उसने काफ़ी अच्छा बिल्डअप किया, काफ़ी अच्छा डेवलप किया। इसीलिए जहाँ पर ये आयरन्स ओर के डिपॉजिट्स, जिस किंगडम के एरिया में ये डिपॉजिट्स मिले हैं, वो किंगडम जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस रहा है, काफ़ी ज़्यादा उसने डेवलपमेंट की है। जैसे कि मगध का जो राइवल स्टेट था वो था अवंती, और अवंती में भी जो आयरन ओर थे उसके डिपॉजिट्स थे। इसीलिए मगध और अवंती के बीच में राइवलरी जो थी वो पुरानी थी, काफ़ी समय से चली आ रही थी। बात करते हैं मगध की कैपिटल की। पहले जो कैपिटल था वो राजगीर था और राजगीर कैपिटल जो था वो 5 तरफ से, 5 मतलब पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो ये उस समय के टाइम पर ये काफ़ी ज़्यादा सेफ कैपिटल थी, क्योंकि उस हिल्स को पार करके राजगीर पर आकर के अटैक कर पाना काफ़ी ज़्यादा दूसरे रूलर्स के लिए डिफिकल्ट था, उनके लिए आसान काम नहीं होता था। पटना की बात करें तो पटना जब आगे चल करके पटना कैपिटल सिटी बनाया गया, तो पटना जैसा कि हम लोग को पता है कि गंगा, सोन, गंडक, ये गंडक है, गंडक इनके कॉन्फ्लुएंस पर बसा हुआ है और जो घग्गर रिवर है वो भी पटना से काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है।
तो इतने जो रिवर्स के किनारे बसे होने के वजह से ये पूरा का पूरा पटना जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है, जिसके वजह से वहाँ की इकॉनमी जो थी वो काफ़ी बेहतर थी। तो ये भी एक रीज़न था कि मगध की इकॉनमी काफ़ी बेहतर थी। वो जो रूल था, वो जो पूरा का पूरा किंगडम था, इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, इतना ज़्यादा प्रॉस्परस राज्य बना मगध। तो ये कुछ रीजंस है जिसको हम लोग श्योरली कह सकते हैं कि मगध के सक्सेस के पीछे का मेन कॉज है। सबसे पहला तो एम्बिशियस रूलर्स थे, उसके अलावा जियोग्राफिकल लोकेशन, डिपॉजिट्स वहाँ पर थे आयरन के, उसके अलावा जो कैपिटल सिटी था वो पहाड़ियों से घिरी हुई थी, और वहाँ की जो भूमि थी वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ थी, जिसके वजह से उनकी इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनी। सो दोस्तों, ये था इस वीडियो में जिसमें कि हम लोगों ने सुनाक डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी और साथ ही साथ मगध के पीछे का क्या सक्सेस था उसको पढ़ा। तो आज के वीडियो में फिलहाल तो बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग मौर्य डायनेस्टी को कवर करेंगे डिटेल में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसका पीडीएफ भी आप लोग को अपलोड हो जाएगा। इसका पीडीएफ आप लोग फेसबुक पर इसका पीडीएफ आप लोग फेसबुक पेज द लर्नर के नाम से एक फेसबुक पेज है, द लर्नर के नाम से फेसबुक पेज है, उस पर इसकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। साथ ही साथ वीडियोस के लिंक वगैरह भी उस पर डाल दिए जाते हैं। तो आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप फेसबुक पेज द लर्नर को जा करके फॉलो कर लीजिए, उसको लाइक कर लीजिए, जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ वो है मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप बेशक इसको लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ इसको शेयर करें। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।